देखिएगा, फ्रेडुलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इसका मतलब क्या, पहले तो ये समझो। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इसने एक बहुत छोटी सी बात कही, आइसोथर्म भी कह देते हैं, आइसो बार भी कह देते हैं। इसने एक ही सिंपल सी बात कही, इसने ना ग्राफ प्लॉट किया हमारा। क्या प्लॉट किया? ग्राफ प्लॉट किया। किसके बीच में? कितना कितना अमाउंट ऑफ गैस कितने पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर एड्सॉर्ब हो रहा होता है। क्या मतलब? एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये x/m है और ये आपका कंसंट्रेशन टर्म है, यानी कि x एक्सिस में कंसंट्रेशन और y एक्सिस में x/m। अब पहले समझ लेना x/m क्या है। x यहाँ पे सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो रखी है। स्क्रीन फ्रीज हो रही है। यस यस सर, सही से दिखाई नहीं दे रहा। आप बताइएगा दिख रहा है क्या? नहीं। यस सर। ठीक है। फ्रेंडुलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में उसने ग्राफ प्लॉट किया x/m और कंसंट्रेशन के बीच में, जहां पे x होता है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, यानी कि जितना अमाउंट गैस का एड्सॉर्ब होने वाला है वो x है, और m क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस ऑन विच इट इज गेटिंग एब्सॉर्ब। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यानी पहले क्या दिया हुआ है? पहले क्या दिया हुआ है? जल्दी बोलिए। ये एड्सॉर्बेट है, एम आई क्लियर? यस और नीचे वाला क्या है? एड्सॉर्बेट। तो आपने एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट का रेट स्टडी किया विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, और आपका जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा था। ठीक है। अब इस ग्राफ को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ। ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये फर्स्ट हिस्सा, ये सेकेंड हिस्सा, और ये थर्ड हिस्सा। ठीक है। एक्चुअली x/m को उन्होंने जब स्टडी किया तो कुछ ऐसे स्टडी किया, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि एक सर्टेन प्रेशर पे, एट अ सर्टेन टेम्परेचर या प्रेशर, एड्सॉर्प्शन गेन्स सर एक्स क्या था हमारा? अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड। ठीक है। इसने कहा एट यस अ सर। सर्टेन टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन गेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू, आफ्टर दैट इट गेट्स सैचुरेटेड। चाहे ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बात कर लो या इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बात कर लो, दोनों ने एक ही बात कही। ठीक है। अगर हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर हम प्रेशर ले लेंगे, ध्यान रखिएगा क्या ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ खाली प्रेशर आ जाएगा, और एड्सॉर्प्शन आइसोबार की बात करेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आ जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। एम आई क्लियर? प्रेशर वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए। मेरे बच्चे, ग्राफ वही रहेगा, x/m वही रहेगा। अगर मैं प्रेशर ले रहा हूँ y एक्सिस पे, तो इस ग्राफ को हम स्टडी करेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के टर्म में। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कांस्टेंट कर दिया, इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? तभी तो आप प्रेशर को स्टडी कर पाओगे, क्योंकि अगर प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल दोनों हो गए, इसीलिए एक को कांस्टेंट करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? हाँ या ना? तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात हो रही है, तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ही पढ़ लेते हैं ताकि और डाउट्स रहे ना आपको। x/, एम आई ऑडिबल? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है सभी को? जल्दी बोलिए, स्क्रीन विजिबल है बच्चों? स्क्रीन विजिबल है, हाँ या ना? तो यहाँ पे आइसोथर्म को स्टडी करना है। आइसो मतलब क्या होता है? सेम, और थर्म मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। यानी कि इस पर्टिकुलर ग्राफ को स्टडी करने के लिए मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो हाँ या ना। अभी ग्राफ को ऐसे स्टडी करेंगे, मैंने बताया आपको। यहाँ पे आप 3 पोर्शन स्टडी करिए इसको। यहाँ पे लिख दीजिए पी प्रेशर। आप मुझे बताओ इस वाली लाइन का मतलब, जो कि पैरेलल है, ऑब्वियस ही बात है जब ये पॉइंट पैरेलल हो गया
तो यानी कि इसने क्या गेन कर लिया, इसने सैचुरेशन गेन कर लिया, पीएस कह लिया इसको, हाँ या ना। यानी पी इज शोइंग एड्सॉर्प्शन, पी का असर एड्सॉर्प्शन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कब तक दिखाई दे रहा है, जब तक कि उसने सैचुरेशन गेन नहीं कर ली है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अब उसने कहा, जब हम बात करते हैं, एक रिलेशनशिप आई, उसने कहा एट लो प्रेशर, जब प्रेशर लो था तो ऑब्वियस सी बात है एक्स अपॉन एम डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है पी के ऊपर, आया ना, जल्दी बोलिए। यस सर। एक्स अपॉन एम डिपेंड कर रहा था डायरेक्टली पी के ऊपर, और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो यहाँ पे ग्राफ ये बनता है एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी, और वैसे भी जानते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से ये वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, आया ना। ये वाली बात आपको समझ आ रही है? ये कब पॉसिबल होता है, जब स्लोप कितनी आती है, जल्दी बोलो, स्लोप कितनी आती है, जितना एक्स अपॉन एम बढ़ रहा है उतना ही पी बढ़ रहा है, यानी कि कैसी स्लोप आ रही है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एम आई क्लियर टू ऑल? और वैसे भी हम कह रहे हैं लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ कब बनता है, लीनियर ग्राफ कब बनता है आप लोगों का, 45 डिग्री पे, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे यही बात कंफर्म हो रहा है कि जब रिएक्शन शुरू हुई, प्रेशर लो था, तो जितना अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हो रही थी किसी पर्टिकुलर सरफेस पे, वो लगातार एब्जॉर्ब होती जा रही है प्रेशर के बढ़ते 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 बढ़ते, तो दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गई। थोड़ी देर बाद आपने क्या देखा, ये आ गया आपका फर्स्ट रीजन जहां पे प्रेशर लो था। अब आ गया आपका इंटरमीडिएट प्रेशर, कौन सा, इंटरमीडिएट। व्हाट इज इंटरमीडिएट, बीच का रीजन जो है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ग्राफ कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ की वेरिएशन जो है वो कहीं ना कहीं रिटार्डेशन को शो कर रही है। मैक्सिमम रीच करने के बाद यहाँ पे देखो मैक्सिमम भी रीच कर रहा है, उसके बाद ये ग्राफ अपने आप को रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे उसने कहा कि जो एक्स अपॉन एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी की पावर कोई इंटीग्रल वैल्यू है 1 अपॉन एन, एन यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकती है रिएक्शन में, ठीक है। तो उसने कहा एक्स अपॉन एम यहाँ पे डिपेंड करेगा पी की पावर 1 अपॉन एन, और मैं पूछूंगा भी आप लोगों से 1 अपॉन एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जो थर्ड रीजन है इनका वो ये वाला रीजन है, ये वाला जिस पर प्रेशर एक्सट्रीमली हाई हो चुका है, और आप नोट कर चुके हैं कि एट हाई प्रेशर जो प्रेशर एट बहुत हाई हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो गया इस समय पे, इंडिपेंडेंट ही हो गया, इसके प्रेशर पे फर्क पड़ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि क्या हो चुकी है इक्वेशन, ये इसके पैरेलल हो चुका है, ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि अब ये प्रेशर पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। इससे क्या रिलेशन निकली, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के, हाँ या ना, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस यस ये सर, एक बार इंटरमीडिएट फिर से समझा दो। क्या, सर एक बार इंटरमीडिएट प्रेशर वाला फिर से इंटरमीडिएट का मतलब है कि जो आपने प्रेशर लिया है वो प्रेशर की जो वैल्यू है वो बेसिकली ना तो डायरेक्टली है ना वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड कर रही है एक पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर, और इसलिए आपने क्या लिखा, पी की पावर क्या ले ली 1 अपॉन एन, यानी कि कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू है। और अब मैं आपसे बताऊंगा मैथ्स के हिसाब से कैसे कैसे कहानी हो रही है। अगर मैं इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही स्टडी कर लेता, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू पी की पावर 1 अपॉन एन, यानी कि x अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, जब ये फर्स्ट रीजन था, फर्स्ट रीजन, तो बताओ n की वैल्यू क्या थी, सेकंड रीजन था उसके अंदर n की वैल्यू क्या थी, और थर्ड रीजन में n की वैल्यू क्या थी, जरा दिमाग लगाइएगा, मैथ्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट में तो 1 थी। बहुत बढ़िया, फर्स्ट रीजन में आपके n की वैल्यू 1 थी, क्यों, x अपॉन एम इज इक्वल टू के पी, या मैं कह दूं x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यही तो था का ग्राफ, चेक करो। यस सर, एट लो प्रेशर यही वैल्यू थी। अब सेकंड रीजन में क्या हो रहा है, एन की वैल्यू घट रही है, मतलब एन की वैल्यू बढ़ रही है कि ओवरऑल ग्राफ घट रहा है ना, रिटार्डेशन शो कर रहा है, तो उसका मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी, 1 से बड़ी। बहुत बढ़िया, एन की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, तो x अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन, और एन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो पी की वैल्यू छोटी हो जाएगी ओवरऑल, है ना। यानी क्या शो करेगा, ये रिटार्डेशन शो करेगा। कितने लोगों को ये मेरी बात समझ आ गई? यस सर, यस सर, आप एक बार एट हाई प्रेशर समझा सकते हैं फिर से? बिल्कुल समझा सकता हूँ। हाई प्रेशर पे क्या होता है बेटा,
इतना प्रेशर लगा दिया, इतना प्रेशर लगा दिया कि जितने पार्टिकल सरफेस पर चिपकने थे, इसको ऐसे समझ लो, हम कर क्या रहे हैं, प्रेशर क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर एक सरफेस थी, गैस के पार्टिकल्स भाग रहे थे, आपने कहा रहे कहाँ भाग रहे हो, इन पर दबाव डाला और दबाव डाल के इनको सरफेस पर चिपकाना शुरू कर दिया। अब ये सरफेस पर चिपकना शुरू हो गए, क्यों बेटा, जितना प्रेशर लगाए जा रहे हैं वो उतने भरते जा रहे हैं, 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 भरते जा रहे हैं। अब जगह कम हो रही है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, फिर भी जगह कम हो रही है, तो कम अब धीरे धीरे क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन का रेट स्लो होने लग गया। क्यों, जगह कम हो रही है, सरफेस एरिया कम हो रहा है। ठीक है बेटा, एक टाइम ऐसा भी आने वाला है, एक टाइम ऐसा भी आने वाला है कि जब ये सरफेस पूरी तरीके से इस एड्सॉर्बेट से क्या हो चुकी है, भर चुकी है। और अगर ये सरफेस भर चुकी है तो आपके प्रेशर लगाने में कोई फायदा होगा? नो सर। तो ये प्रेशर ये कब भरेगी, ऑब्वियसली बात है, लगातार धीरे 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 प्रेशर आपका बढ़ता ही जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रेशर इतना हाई हो जाएगा, लेकिन उसके हाई होने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी सरफेस ने क्या गेन कर लिया होगा, सैचुरेशन गेन कर लिया होगा। और अगर उसने सैचुरेशन गेन कर लिया होगा तो हम क्या बोलेंगे, अब ये इंडिपेंडेंट हो चुका है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अवनी, ये जो हमने बात करी है इसका नाम है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये एक ग्राफ है, x अपॉन m और p के बीच में। x होता है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड और m होता है जिस सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रहा है उसका मास। इसको हमने स्टडी किया प्रेशर की टर्म में। ग्राफ कुछ ऐसा है कि पहले ग्राफ 90 डिग्री 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड हो रहा है, फिर धीरे धीरे ग्राफ कम हो रहा है और थर्ड रीजन में आपने ग्राफ पैरेलल हो गया। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप बताई उसने, फ्रेंडलिक ने, उसने कहा x अपॉन m डिपेंड करता है p की पावर एक इंटीग्रल वैल्यू पर, यानी कि 1 अपॉन n पर, है ना। जो मैंने यहाँ पे समझाया कि ये जनरल फॉर्मूला है आपके पास, x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, जहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो x अपॉन m इज इक्वल्स टू k p की पावर 1 अपॉन n। अब बेसिक मैथ्स लगाना है। पहले रीजन में हमें दिखाई दे रहा है कि जितना x अपॉन m बढ़ रहा है उतना प्रेशर बढ़ रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या रही होगी ग्राफ के अंदर, n की वैल्यू 1 रही होगी। क्यों, x अपॉन m इज इक्वल टू k p, हमारा 1 अपॉन 1 इज सेम ना, तो x अपॉन m इज इक्वल टू के पी और प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, ये कांस्टेंट हटा दो तो क्या आता है प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरे रीजन में आप देख रही हो कि ग्राफ जो है वो घट रहा है, इस तरीके से ग्राफ जो है लगातार रिड्यूस होने की कोशिश कर रहा है, रिटार्ड होने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है n की वैल्यू जब ज्यादा होगी तभी तो ओवरऑल x अपॉन m की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों, x अपॉन m इज इक्वल्स टू, कहाँ गया हमारा, p की पावर 1 अपॉन n, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, तो n की वैल्यू जैसे ही 1 से बड़ी हो जाएगी ये p की पावर उतनी छोटी हो जाएगी, और छोटा मतलब क्या है, ग्राफ रिटार्ड करेगा। अब बताओ आप लोग सभी, तीसरे केस में क्या होने वाला है, जल्दी बोलो। तीसरे केस में n की क्या वैल्यू होगी, क्या कितनी हो जाएगी, 1 रहेगी तीसरे केस में भी। ये तो पैरेलल हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पैरेलल कब होता है ग्राफ, 1 से ज्यादा हो जाएगी। इंडिपेंडेंट कब होता है कोई भी चीज, n is equal to 0। बहुत बढ़िया, n इज इक्वल टू 0, यानी कि थर्ड केस में n की वैल्यू 0 ले लो। क्यों, x अपॉन m इज इक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? और अगर 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो गया तो इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट हो गया हमारा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैंने कहा n की वैल्यू हाई प्रेशर पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जैसे 0 हो जाएगा हम क्या कहेंगे, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। और अगर ये नॉट डिफाइंड तो हम क्या बोलेंगे कि ये इंडिपेंडेंट हो गया ग्राफ। हाँ या ना, जल्दी बोलिए, हाँ या ना। सर ये सबको पावर साइड में क्यों ला रहे हैं, क्या 1 अपॉन n 1 अपॉन 1 1 अपॉन 0, ये क्यों करते हैं? एक्चुअली उसने रिलेशनशिप ही x अपॉन m और प्रेशर के बीच में दी थी, लेकिन प्रेशर की किन किन वैल्यूज पे, इसीलिए उसने p की पावर 1 अपॉन n ली बेटा। अदिति बात समझ आ रही है? और उसने इस ग्राफ को 3 हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी किया, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन में n की वैल्यू 1 ले ली, सेकंड रीजन में n की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली, और थर्ड रीजन में n की वैल्यू 0 हो गई, तभी वो इंडिपेंडेंट हो गया और ग्राफ हमारा पैरेलल लाइन ड्रॉ हुआ। हाँ या ना? जी सर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज योर, जो हमने बात करनी है आज, कैटलिस्ट। पहले मुझे आप लोग बताओ, हमने काइनेटिक्स में पढ़ा था कैटलिस्ट होता क्या है।
सर ऑल्टर कर देता है रिएक्शन को। बहुत ऑल्टर करेगा। बहुत ही बढ़िया। एक ही अगर वर्ड में हम कहें तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर देता है, हाँ या ना? तो आप लिख देंगे रिएक्शन रेट को ऑल्टर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैटलिस्ट रिस्पॉन्सिबल है। याद हो गया हमें? ठीक है। अब कैटलिस्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं प्रमोटर और एक होते हैं इनहिबिटर। कौन कौन सा? प्रमोटर और इनहिबिटर। क्या होता है प्रमोटर? पहले तो ये समझ लो, जो ग्रोथ को क्या कर दे? रोक दे, बढ़ा दे, सॉरी बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, उसे क्या बोलते हैं? प्रमोटर। और जो ग्रोथ को स्टॉप कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। मेरी बात समझ आ रही है? Yes. जो ग्रोथ को बढ़ा दे प्रमोटर, जो ग्रोथ को रोक दे वो इनहिबिटर। एम आई क्लियर? अब हमारे सरफेस केमिस्ट्री के हिसाब से कैटलिस्ट के दो मेजर कैटेगरीज होती है। एक होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। जनरली जो हमें स्टडी करना है ना, वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट स्टडी करना है। होमोजीनियस तो मतलब ही समझ गए हो गया। व्हाट इज होमोजीनियस? किसे कहते हैं होमोजीनियस? जल्दी बोलो। सेम फेज, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इवन कैटलिस्ट भी क्या हो? सेम फेज में हो। फेज क्या होता है? अवस्था, अवस्था, स्टेट आया ना? सेम स्टेट में अगर हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूं, सेम फेज में सब कुछ, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और इवन कैटलिस्ट। ठीक है? क्या मतलब इसका? एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे SO2 ले लूं, साथ में O2 ले लूं, और यहाँ पे मैंने कौन सा कैटलिस्ट ले लिया? NO, ये भी गैस फॉर्म में, और ये भी क्या है? गैस ही बना, सब गैस है। SO2 गैस, O2 गैस, NO गैस, SO3 गैस। बताओ ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है या हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? होमोजीनियस है या नहीं? बिकॉज द फेज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो, इसमें O2 डाल दूं और कैटलिस्ट क्या लूं? NO ही ले लूं, गैस, तो क्या फॉर्म कर लेता है? 2CO2 फॉर्म कर लेता है। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, सारे गैस ही हैं। तो अगर सारे गैस है तो बताओ ये कैसा फेज है? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? होमोजेनियस। एम आई क्लियर टू ऑल? होमोजीनियस कैटलिस्ट समझ आ गया सभी को? यस सर। बच्चों बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए। यस सर। अब आता है वर्ड हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। अब ये क्या कहानी है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस? कह रहा है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट वो होते हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या कोई भी एक चीज क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। क्या बोला मैंने? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या कोई भी चीज हमारी एक भी डिफरेंट फेज में आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। एम आई क्लियर टू ऑल? यस। पक्का समझ आ गया सभी को? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। अब ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल तो मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ एक ग्राफिकल फॉर्म में, वो आपको इजी रहेगा। फिर स्टेप पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में दिए हुए। सबसे पहले यहाँ पे हम दो पार्टिकल्स ले लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले ये दो रिएक्टेंट है, मान लो A और B, दोनों अलग अलग फेज के हैं। ठीक है? ये दोनों रिएक्टेंट्स किसकी विसिनिटी में आ गए? येलो वाला जो है ना ये कैटलिस्ट है,
येलो वाला क्या है? कैटलिस्ट। इसे समझ लो ये एक मैरिज ब्यूरो से एक आदमी आया हुआ है और ए एक बॉय है और बी एक गर्ल है, ठीक है, या ए बॉय की फैमिली और बी गर्ल की फैमिली है। अब ये लोग इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट की हेल्प से मिले, तो ये इनको इंट्रो करवा रहा है कि ये ए फैमिली है, ये बी फैमिली है। कैटलिस्ट ने इनको टाइम दिया बातचीत करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट, राइट। इंटरमीडिएट क्या डिसाइड करता है? बेसिकली इंटरमीडिएट डिसाइड करता है इनके अंदर आपस में बातचीत होती है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, एनर्जी का कितना लॉस होगा, कितना गेन होगा, जो बनेगा प्रोडक्ट वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, ये सारी की सारी जानकारी यहीं पे हो जाती है, ठीक है। अगर ये जानकारी यहाँ पर हो जाती है इस कैटलिस्ट, इस इंटरमीडिएट की तरफ, इंटरमीडिएट के अंदर ही, तो ये प्रोडक्ट जो है ये सरफेस पर ही कंफर्मेशन देता है कि हाँ हम लोग जो है इस ये रिश्ता में मंजूर है। अगर ये रिश्ता मंजूर है तो अल्टीमेटली तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन अगर यहीं पर एनर्जी वेरिएशन हो जाए या एनर्जी का स्टेबिलिटी की तरफ जाना ही ना हो, तो क्या होगा? ये कहेंगे नहीं हमें रिश्ता पसंद नहीं है, हमें रिश्ता पसंद नहीं है, तो कैटलिस्ट को छोड़ के वहां पे ये वापस अपने किसी फॉर्म में आ जाएंगे, रिएक्टेंट फॉर्म में आ जाएंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? हल्का हल्का आइडिया हो गया? जल्दी बोलिए, हल्का हल्का आइडिया हुआ आप लोगों को? इसको हम एक रिएक्शन की हेल्प समझाता हूँ आपको। मान लो मेरे पास H2 है और साथ में क्या है? I2। H अपने आप में खुश था, I अपने आप में खुश था। इन्होंने कहा नहीं नहीं किसी से मिलो और आपस में तुम्हें मिलवाते हैं किसी को। तो हमने कैटलिस्ट ले लिया, मान लीजिए M। इस M कैटलिस्ट ने इनको मिलवाया, HH को और I को। बेसिकली ये सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये ऐसा समझ लो एक अदृश्य सरफेस है जिसने इन दोनों को जोड़ रखा है। अभी ये आपस में खाली मिले हैं, अब इनकी बातचीत शुरू होगी। अब इनकी बातचीत देखिए किस तरीके से होगी, HI। लेकिन इन्होंने अभी तक अपना मूड नहीं बनाया कि हम लोग आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए ये इंटरमीडिएट है। इस दौरान क्या हो रहा है? एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। एनर्जी एक्सचेंज किस तरफ में होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए? एनर्जी का लॉस ज्यादा होना चाहिए। जितना एनर्जी का लॉस होगा उतनी आप क्या गेन करोगे? जल्दी बोलो। जितना एनर्जी का लॉस होगा उतना आप क्या गेन करोगे? स्टेबिलिटी, ठीक है। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा? आपको याद है एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स केमिकल काइनेटिक्स में था। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने से पहले एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, एक बैरियर फॉर्म करता है, एक बैरियर को क्रॉस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, जो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इंटरमीडिएट में दोनों चेक करेंगे क्या HH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्या II बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, या फिर HI बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। HI बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब एनर्जी का लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा समझ जाओ उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एम आई क्लियर टू यू? जल्दी बोलो। अब इस इंटरमीडिएट के बाद ये सारी कहानी कहां पर हो रही है? ध्यान रखना, ये सारी की सारी विद रिस्पेक्ट टू कैटलिस्ट हो रही है। सरफेस पर, कैटलिस्ट की सरफेस पे चिपके हुए थे ये, और वहीं पर ये चिप सारी बातें हो रही थी। अब इनको समझ आ गया कि नहीं नहीं हम तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो बताओ क्या बनेगा? अब HI बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा और कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा? जल्दी बोलो। HH बॉन्ड टूट जाएगा। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, कहानी समझ आ गई सभी को? पक्की बात है? तो अब ध्यान रखिएगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का आपसे मैकेनिज्म पूछ लेगा। एनसीईआरटी में किसी के पास एनसीईआरटी है अभी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस खोला हो तो? एक बार हेट्रोजीनियस कैटालिसिस निकालो बेटे जल्दी से। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस निकालो। मिल गया? This was a reactions लिखी हुई है, combination between. इसमें 4-5 स्टेप लिखे हुए हैं। Yes, such 4 steps. जरा रीड करना उसको एक बार। पहला स्टेप रीड करो। Oxidation of sulfur dioxide into sulfur trioxide in the presence of platinum. बेटा पॉइंट्स दिए होंगे नीचे, जनरल मैकेनिज्म के पॉइंट्स दिए होंगे। The reactant is in gaseous state while the catalyst in the solid state. एक मिनट को मैं तुम्हें एनसीईआरटी, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Yes, sir. यहाँ पर ये मैकेनिज्म ऑफ ये
एड्सॉर्प्शन थ्योरी दी हुई है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की। इसमें आपको ये 5 स्टेप्स दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं? दिख गए सामने? जल्दी देखिए, बोलो बच्चों, इज इट विजिबल? पहला स्टेप क्या कह Yes, रहा है? sir. Yes. पहला स्टेप कह रहा है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि रिएक्टेंट्स आए कैटलिस्ट से मिले, ठीक है? अभी खाली बातचीत हो रही है, अभी वो सरफेस पे चिपके नहीं है, अभी खाली उसके अंदर एंटर करने के लिए, उस कैटलिस्ट में जुड़ने के लिए दे आर गेटिंग रेडी। सेकेंड स्टेप, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब ये जो रिएक्टेंट थे दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक एड्सॉर्बेट, और वो कैटलिस्ट की सरफेस पर चिपक गए। अब चिपक गए तो कैटलिस्ट ने उनको आपस में इंट्रोड्यूस किया। जब इंट्रोड्यूस हुआ, थर्ड स्टेप शुरू हो गया, और थर्ड स्टेप क्या है? अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। याद आया? जब तक ये आपस में बातचीत नहीं करेंगे इंटरमीडिएट फॉर्म होने के चांसेस नहीं होंगे। इन रिएक्टेंट्स को आपस में बातचीत करना जरूरी है। तो उसने कहा अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस टू फॉर्म इंटरमीडिएट। अब धीरे धीरे हमें क्या हो रहा है कि जो इंटरमीडिएट है वो आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। तो कैटलिस्ट का रोल क्या था? इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट की तरफ आगे प्रोसीड कराना, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड कराना। तो क्या होगा? जब ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हो जाएगी तो अब फोर्थ स्टेप शुरू होगा, दैट इज डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड देयरबाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। यानी कि अब जो ये ब्राइट साइड और ग्रूम साइड थी, इन्होंने कहा कैटलिस्ट से कि भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया था आपका, आपकी वजह से हमें एक परफेक्ट मैच मिल गया है, हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे और आपकी ये फीस है, आप फ्री हो गए। बताओ, वो जो कैटलिस्ट फ्री हुआ है, अब वो जो फ्री क्या जिंदगी भर फ्री रहेगा या दोबारा से और लोगों की शादियां कराएगा? फिर से हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, उसका तो काम ही यही है, वो और लोगों की शादियां कराएगा। इसलिए उन्होंने क्या लिखा? डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड देयरबाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मेनी रिएक्शन टू अकर। एम आई क्लियर टू ऑल? आया ना? और लास्ट स्टेप आपको समझ आएगी होगा, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। The surface of catalyst, unlike the inner part of the bulk, has free valences which provide the seat for the chemical forces of attraction. When a gas comes in contact with such a surface, its molecules are held up due to the loose chemical combination. If different molecules are adsorbed side by side, they may react with each other, resulting in the formation of new molecules. Thus, formed molecules may evaporate, leaving the surface for the fresh reactant molecules. Simple सी बात। जो रिएक्टेंट्स इंटरमीडिएट बने थे, उन इंटरमीडिएट्स ने डिसाइड किया कि हम आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्ट बने, कैटलिस्ट का शुक्रिया अदा किया, कैटलिस्ट की सरफेस को फ्री किया और कैटलिस्ट को अलविदा कहा और खुद प्रोडक्ट बन के आगे निकल गए। कैटलिस्ट भाई साहब भी कम नहीं है, वो फिर आगे दोबारा से अपनी लाइफ में बैक टू नॉर्मल हो गए। फिर से उन्होंने अपनी सरफेस अवेलेबल कर दी कि आइए मैं आपके रिश्ते करवाता हूँ, शादी करवाता हूँ। फिर से नए रिएक्टेंट्स आए, नए रिएक्टेंट्स को फिर उसने बात करवाई, एड्सॉर्प्शन करवाई, उनको उनकी अकरेंस हुई केमिकल रिएक्शन की, इंटरमीडिएट बना, और फिर से अगर इंटरमीडिएट से आगे प्रोडक्ट बनेगा तो फिर से वो थैंक यू बोल के कैटलिस्ट का आगे बढ़ जाएंगे और कैटलिस्ट फिर से अपनी सरफेस को खाली करके तैयार हो जाएगा और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को दोबारा से प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. क्या ये मैकेनिज्म सभी बच्चों को समझ आ गया हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का? मुझे लगता नहीं है कोई टफ मैकेनिज्म है, बहुत ही आसान मैकेनिज्म था। एक बार समझेंगे तो दूसरी बार इजीली आप खाली रीड करेंगे तो भी समझ आ जाएगा आपको। एम आई क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ूं? जल्दी बोलिए आगे। जो फोर्थ पॉइंट में, सॉरी फिफ्थ पॉइंट में लिखा, ये तो बता रहे हैं ना कि यस फिफ्थ पॉइंट में खाली उसने बस यही बताया है कि रिएक्शन एंड नहीं हो गई यहाँ पे, ठीक है? जो रिएक्शन प्रोडक्ट बना हमारा, उसके बाद सरफेस फिर से खाली हो गई। ऑब्वियस सी बात है, जब रिएक्शन प्रोडक्ट बना होगा तो कैटलिस्ट की सरफेस से बॉन्ड तोड़ के गया होगा ना। जब बॉन्ड तोड़ के गया होगा तो ऑब्वियस सी बात है अब वो सरफेस फिर से अवेलेबल है नए गैसेस के पार्टिकल्स को चिपकाने के लिए और रेडिली एड्सॉर्प्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी कम हो गई। जब तक एक कस्टमर दो फैमिली जुड़े हुए थे तब तक तो उसकी भी मौज थी, उनसे पैसे ले रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने डिसाइड किया, प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया, तो उसके पैसे आने की इनकम कम हो गई, लेकिन सरफेस अवेलेबल हो गई तो उसने नए रिएक्टेंट्स को जोड़ लिया और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए आगे बढ़ने लगा। Am I clear? ठीक है। अब जरा वापस आ जाइए। इसके बाद कैटलिस्ट की कहानी देखो, ये चीज समझाइए इन्होंने विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम।
ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट्स है, ये चिपके ए और बी अभी कैटलिस्ट के साथ चिपके हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, बातचीत दिखाई इन्होंने इंटरमीडिएट स्टेप में, और अल्टीमेटली बातचीत अच्छी हो गई तो इन्होंने क्या बना लिया, ए बी प्रोडक्ट। पहले ए अलग था, बी अलग था, अब क्या बन रहा है प्रोडक्ट हमारा ए बी, और क्या चीज फ्री कर दिया इन्होंने, कैटलिस्ट को फ्री कर दिया। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। कैटलिस्ट की 3 प्रॉपर्टी होती है, एक होता है एक्टिविटी, एक होता है सेलेक्टिविटी, एक होता है शेप सेलेक्टिविटी। मैं आपको छोटी सी पहचान देता हूँ। एक अच्छा कैटलिस्ट कौन है? जो रिएक्टेंट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना फॉर्म कर ले कि अगर उसको छोड़ना पड़ रहा है कैटलिस्ट को तो उसे बहुत दुख हो रहा है, और कैटलिस्ट वो भी नहीं हो जो रिएक्टेंट को एंटरटेन ही ना करे, यानी कि जो बॉन्ड होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत हाई भी ना हो और बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत वीक भी ना हो। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी, जो बेसिकली डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, कैटलिस्ट हेल्प कर रहा है रिएक्टेंट्स को आपस में केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वो ये भी जानता है कि अगर ये केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया तो इन्हें मेरे ऊपर से हटना पड़ेगा, तो बॉन्ड कहीं मेरे से भी इतना स्ट्रॉन्ग ना बना ले कि ये हट ही ना पाए, क्योंकि कैटलिस्ट का फंक्शन क्या था, उनको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट बनाने के बाद अपने आप से फ्री कर देना और उनको आगे की लाइफ के लिए बढ़ा देना। हाँ या ना? हाँ या ना? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कहा कैटलिस्ट का फंक्शन केवल इतना होता है कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का इस तरीके से ध्यान रखें कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में तो बढ़िया बॉन्ड बनाए, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैटलिस्ट के साथ ना बना ले, क्योंकि जब फाइनली रिएक्टेंट से बनना क्या है, प्रोडक्ट, तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो उस रिएक्शन प्रोडक्ट को कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ना भी है, और छोड़ने का आसानी कब होगी, जब बॉन्ड ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और ना ही बॉन्ड बहुत वीक होगा। एम आई क्लियर? मतलब शादी करने वाले से ही बॉन्ड न बनने लगे। सर हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सही तो समझ। बॉन्ड वीक तो हो सकता है। अगर बॉन्ड वीक होगा तो हो सकता है ना कि ए ही भाग जाए, बी भाग जाए, ए कोई ऑर्डर ना कर पाए, लड़की वाले कह रहे हैं मेरे को तो शक्ल ही पसंद नहीं आई इस शादी कराने वाले की, ये तो खराब रिश्ता कराएगा, वो पहले ही भाग गया। तो इसलिए पहले उसको दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठाना, इतनी तो उसे रूपरेखा बनानी पड़ेगी ना कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ बैठे, सामने बैठे, बातचीत करना शुरू करें, और बातचीत करते वक्त उसे थोड़ा सा साइड भी होना है, कहीं वो हर जगह बीच में इंटरफेयर ना करे। इसीलिए बॉन्ड ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और ना ही बॉन्ड बहुत वीक होना चाहिए। एम आई क्लियर टू ऑल? सर एक बार वीक वाला पॉइंट दोबारा बता दो, आपकी वॉइस कट गई थी। मेरे बच्चे, अगर बॉन्ड वीक हुआ तो पार्टिकल्स के भागने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, आपस में तो बॉन्डिंग बाद में करेंगे, पहले वो होस्ट की हेल्प से। होस्ट कौन है यहाँ पे? कैटलिस्ट। तो पहले कैटलिस्ट को एज ए होस्ट उन्हें इनवाइट करना कि आइए आइए आपको हम मिलवाते हैं। तो अगर कैटलिस्ट एज अ गुड होस्ट ही नहीं होगा, कैटलिस्ट पर अच्छे बॉन्डिंग ही नहीं बन रही होगी उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, तो वो कैटलिस्ट की सरफेस पे आएंगे ही नहीं, और सरफेस पे नहीं आएंगे तो इंटरमीडिएट की बात तो आप भूल ही जाओ। मेरी बात समझ आ गई बेटे? यस सर। बहुत बढ़िया, मुबारक हो। अब आगे सुनो, सेकंड जो बात है वो है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी को ऐसे समझो, अब जो ये कैटलिस्ट है ये केवल ना उनकी बातचीत करवा रहा है, बल्कि लड़के और लड़की वालों को ये सलाह भी दे रहा है कि आप जो है शादी जो है दिन में कर लेना, रात को मत करना, खर्चा बहुत होता है, और डेस्टिनेशन वेडिंग मत करना, आजकल उसमें भी बहुत खर्चा है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये एक डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके प्रोडक्ट की अब मैं क्वांटिटी और क्वालिटी भी मेंटेन कर सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। तो उसने कहा कि सेलेक्टिविटी कैटलिस्ट की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कैटलिस्ट हेल्प करता है रिएक्टेंट को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनने की डायरेक्शन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग पढ़ते नहीं थे तो पापा मम्मी ने कहा बेटा पढ़ना शुरू कर दो, दोस्ती करो किताबों से। आपने कहा चलो पापा मम्मी का सपना है, हम क्यों ना दोस्ती करना शुरू करते हैं, किताबों से आपने फ्रेंडशिप करना शुरू कर दिया, इट मीन्स पढ़ना शुरू कर दिया। अब पेरेंट्स की इच्छाएं बढ़ गई, पेरेंट्स ने कहा बेटा आजकल तुम पढ़ तो रहे हो, कितना मजा आ जाए कि अगर तुम क्लास 12th में 90% मार्क्स ले आओ,
या फिर इंजीनियरिंग के लिए तुम तैयारी कर लो। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम पढ़ तो रही है, मेहनत तो कर ही रहे हैं, अब पापा ने हमें एक एम भी दिखा दिया है कि इंजीनियरिंग करना है, तो क्यों ना हम अपनी पढ़ाई को इंजीनियरिंग की डायरेक्शन में लगा दें। तो आपने इस तरीके से पढ़ना शुरू किया कि इंजीनियरिंग की तैयारी भी साथ साथ शुरू कर दी। लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, उनकी डिमांड्स और बढ़ गई आपको पढ़ते हुए देखते हुए। यहाँ पे रोल आया आपका थर्ड पार्ट का, जिसको बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जियोलाइट। अब पेरेंट्स ने ये भी कहना शुरू कर दिया, बेटा तुम इंजीनियरिंग तो करोगे ही, सिलेक्शन तो तुम लोगे ही, हमारी इच्छा है अगर तुम IIT रुड़की से इंजीनियरिंग कर लो तो। अब क्या हुआ, पहले तो आप पढ़ते ही नहीं थे, पहले किताबों से आपका संबंध जोड़ा, किताबों के साथ बॉन्डिंग कर दी, बिल्कुल पढ़ाकू कीड़े नहीं बने आप, लेकिन हाँ अब बिल्कुल नालायकी भी नहीं रहेगी लाइफ के अंदर। अब आसानी से मतलब बॉन्डिंग बन गई है किताबों के साथ। जब बॉन्डिंग बनी तो पेरेंट्स ने डायरेक्शन के लिए कहा कि क्यों ना अपनी पढ़ाई को आप ऐसे करो कि इंजीनियरिंग करो। इस प्रॉपर्टी का नाम हो गया सेलेक्टिविटी, क्योंकि अब पेरेंट्स यहाँ पे कैटलिस्ट हैं जो रिएक्टेंट को आगे की तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप क्या डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाओ। और थर्ड है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। अब ना केवल इंजीनियरिंग करो, बल्कि इंजीनियरिंग आप IIT रुड़की से करो और कंप्यूटर साइंस से करो, ताकि आपका पैकेज सुंदर पिचाई जैसा लग जाए। यानी कि सब कुछ डिसाइड कर दिया, आपका पैकेज तक डिसाइड कर दिया, आपके डिजायर्ड स्ट्रीम डिसाइड कर दी, आपको कितना पैकेज, कौन सी सैलरी, कौन सी आपको जॉब मिलनी चाहिए, ये भी डिसाइड कर दिया। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, जो आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा उसको, उसका पोर साइज क्या होगा प्रोडक्ट का, उसके अंदर क्या डिजायर्ड उसकी शेप क्या होगी, ये सब भी डिफाइन कर देता है, इसलिए उसको नाम दिया गया शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने घर पे देखा होगा कि जब आपकी मम्मियाँ जो है कद्दूकस करती है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर में मम्मी जो होती हैं वो स्लाइसर लेती हैं। स्लाइसर का फंक्शन क्या होता है, बड़ी चीज को छोटी चीज में कट करना, राइट। उसको जब हम स्लाइस करते हैं तो छोटे छोटे होल्स में से जो भी वेजिटेबल या जो भी चीज हम स्लाइस कर रहे हैं, चीज स्लाइस कर रहे हैं, तो बताओ डाला तो ऊपर तो चीज तो बहुत बड़ा पीस था, लेकिन जब वो स्लाइस होके आ रहा है तो क्या आ रहा है, छोटी छोटी लेयर्स की फॉर्म में बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोलो हाँ या ना। Am I audible? Yes, sir. कहाँ पर रुक गए थे हम? मम्मी स्लाइसर वाली बात कर रही थी, वहीं पर अटक गए थे। Yes, sir. मम्मी ने चीज को स्लाइस किया, स्लाइस करने के लिए एक उन्होंने छोटा सा श्रेडर ले लिया। श्रेडर से निकलने वाला जो चीज होगा उसका शेप डिसाइड किस पे करेगा, बताओ? शेगर के स्टेंसिल पे। बहुत बढ़िया। तो अब आप ये समझ लो कि जो श्रेडर है वो कैटलिस्ट है, और श्रेडर का जो पोर साइज है, बस उसी पोर साइज का आपका प्रोडक्ट बाहर निकलने वाला है, हाँ या ना? Yes, sir. ये मेरी बात कितने लोगों को समझ आ गई? एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, शेप सेलेक्टिविटी, तीनों चीजें समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट के मैकेनिज्म के साथ में एक और टर्म आती है एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सेम कहानी आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है, उसको तब पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी के लिए बस याद रखना, आपसे पूछे कोई हाउ डज एंजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट, तो बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। क्या होते हैं एंजाइम्स? दे आर दी बायोकेमिकल कैटलिस्ट, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोसेस को होने में हेल्प करते हैं। जैसे आप जानते हैं इन्वर्टेज, जाइमेज और क्या कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ये सारे के सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनका एक स्पेसिफिक एक्शन है हमारी बॉडी में। दही को जमाने के लिए किसी का काम आता है, कोई अल्कोहल बनाने के काम में आता है, तो इन सब का एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो एंजाइम्स का एक्शन ध्यान रखना, जो पेट में एंजाइम है ना, उसका काम पेट की रिएक्शन को करने का है। जो माउथ में एंजाइम्स है, सलाइवरी अमाइलेज, इनका फंक्शन माउथ की प्रोसेस में होने का है। कार्बोहाइड्रेट्स को मुंह में ही ग्लूकोज में तोड़ना शुरू कर देते हैं, खाने को मीठा करने का काम किसका होता है, सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है। तो एवरी एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक एक्शन, ध्यान रखना। हर एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है, हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे वो काम करता है, याद रहेगी ये बात।
जल्दी Yes. बोलो, याद रहेगी। So So these are the few basic points about the enzymes. अब जरा जल्दी से हम लोग जो इमल्शन है उसके बारे में आपको बताता हूँ। इमल्शन अभी बताऊँ या नेक्स्ट क्लास में बताऊँ? अभी सर्फेस वो करा दूँ, सॉलिड स्टेट जल्दी। सर नेक्स्ट में बता Sorry. ठीक है।